हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 जो योगा है उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं अस्थमा से रिलेटेड आसन आपको एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले अस्थमा से पहले ओबेसिटी और डायबिटीज के आसन मैंने अपने कई पार्ट्स में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो बिल्कुल वहाँ देखें। चैप्टर्स को स्टेप वाइज मैंने डिफ्रेंशिएट किया है, तो बिल्कुल हर पार्ट को देखिए ताकि आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अस्थमा से, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज। ये एक रेस्पिरेटरी यानी सांस से रिलेटेड डिजीज है, इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक, जिसके कारण आपके एयरवेज जो होते हैं यानी जिनसे आप सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, वो एयरवेज यानी वो रास्ता जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और नैरोड हो जाता है, यानी थोड़ा उसका साइज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी आपको आती है। और जब ये डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक तरह से रूप ले लेती है अस्थमा का। आते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहला एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। आपके नाक में म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी अस्थमा रिजल्ट हो सकता है। देन एक्सेसिव कफिंग, बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है किसी को या मैक्सिमम टाइम जुकाम रहता है तो इसके कारण भी वो आगे बढ़ के ये दिक्कत अस्थमा की डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस बहुत फूलती है, तो वो भी एज अ रिजल्ट अस्थमा हो सकता है। देन आते हैं कॉजेज ऑफ अस्थमा, यानी किन कारणों से अस्थमा हो जाता है। तो कैन बी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, ये किसी तरह की एलर्जी के कारण भी हो सकता है, और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है कि मतलब विदाउट एनी रीज़न, या फिर आपके नाक में ही कोई दिक्कत है या आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है उसके कारण हो जाए। तो बिल्कुल मेनली देखा जाता है कि स्मोक, फ्यूम और सोप्स वगैरह और एयर पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा ज़्यादा होता है, तो इसको हम एलर्जिक की कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। तो बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि आपकी जनरेशन में यानी आपके पेरेंट्स या फिर आपके पूरे के पूरे फैमिली में किसी को है तो आपको बाय जीन्स ये ट्रांसफर हो जाए, तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है थर्ड आपका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि कोल्ड, फ्लू, सोर थ्रोट, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साइनस की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है साइनस का, या आप एक्सरसाइज वगैरह बहुत कोल्ड टेम्परेचर में करते हो, और सर्टेन मेडिकेशंस यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जिसके कारण अस्थमा हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल नॉन स्टीरियॉइड्स कंज्यूम करना, एस्पिरिन जो दवा होती है वो बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सारी चीज़ें भी आपके बलगम वगैरह को जमाने का काम करती हैं, और जब आपका बलगम जमता है तो फिर वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या आपके अस्थमा के कारण हो सकता है, मतलब अस्थमा उसका कारण बन सकता है। अब आते हैं कि कौन कौन से आसन हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो बिल्कुल सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन, पश्चिम उत्तान आसन और मत्स्य आसन, ये 6 आसन हैं जो आपको 7 आसन है जो आपको अस्थमा को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अस्थमा को रिमूव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिमूवेबल डिजीज नहीं है, ये पूरी उम्र रहती है। अगर किसी को हो जाता है अस्थमा तो ये पूरी उम्र उसे रहता है, बट कंट्रोल किया जा सकता है इन सारे आसन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुख आसन। कि सुख आसन में क्या, फिर से वही चीज़ कि प्रोसीजर्स मैं नहीं बताऊंगी, वो प्रोसीजर्स आपको खुद ही हैंडल करने पड़ेंगे क्योंकि उनको परफॉर्म करके ही आप बेटर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सुखासन के हम बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शंस डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे आसन के भी यही 2 पॉइंट्स जो हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आपको फोटो दिखा देते हैं कि सुखासन परफॉर्म कैसे होता है। सो दिस इज सुखासन, जिसमें आपका पैर जो है आप फोल्ड करते हो और अपनी जो आपके नीज हैं इन पर बेस करते हो, हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करके इस तरह मुद्रा आप बनाते हैं एंड यू क्लोज योर आइज। सो दिस इज द सुखासन। अब आते हैं इसके फायदे पर। तो इट ओपन्स अप द एयर पैसेजेस बाय ब्रॉडनिंग द कॉलर बोन्स एंड चेस्ट। आपका कॉलर बोन और जो चेस्ट है वो ये आसन को करने पर ब्रॉड हो जाता है,
जिसके कारण आपके जितने भी एयर पैसेजेस हैं वो ओपन होते हैं। आप बिल्कुल जब इस आसन को करते हो तो अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आपका चेस्ट है जो ब्रॉड है, ठीक है, तो आपका जितना भी थ्रोट होता है उसमें एयर पैसेज विदाउट एनी हिंड्रेंस आराम से पास होता है। देन आते हैं नेक्स्ट, ब्रिंग सेंस ऑफ कामनेस, आपके में एक शांति लाता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, फटीग एंड एंजाइटी को यानी थकान किसी तरह की या चिड़चिड़ापन या फिर आप किसी चीज से कोई किसी प्रकार की घबराहट, तो इन सब से आपको रिलीफ मिलता है इस आसन को करने से। देन आते हैं लेंथन्स एंड स्ट्रेंथन दी स्पाइन, आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेट रखता है, स्ट्रेंथ पहुंचाता है, एक लेंथ प्रोवाइड कराता है एंड स्ट्रेचेस दी नीज एंड एंकल्स, आपके जो नीज हैं, घुटने हैं और एंकल्स हैं उनको भी स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, क्योंकि बिल्कुल आप पैर क्रॉस करके बैठते हैं तो वो आपके फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो मस्ट बी अवॉइडेड बाय क्रॉनिक नीज इंजरी, जिनको घुटने की कोई भी इंजरी है, चोट लगी है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इंजरी में ऑपरेशन हुए हैं, तो उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। हिप इंजरी, किसी तरह की हिप इंजरी है या इन्फ्लेमेशन नीज और हिप एंड स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम, आपके गले में कोई दिक्कत है, स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम है या फिर घुटने में कोई इन्फ्लेमेशन जलन टाइप की होती है, हिप में भी अगर कुछ इस टाइप की दिक्कत है तो नहीं करना चाहिए आसन। मस्ट बी लर्न बाय एक्सपर्ट द करेक्ट टेक्निक ऑफ डूइंग दिस आसन, इस आसन ये आसन बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि आप पहले एक एक्सपर्ट को देख लें कि प्रॉपरली उसे मॉनिटर कर लें कि आसन करना किस तरह है एंड देन यू शुड परफॉर्म इट। देन आते हैं नेक्स्ट आसन हमारा है, नेक्स्ट आसन चक्र आसन। चक्र आसन के भी पहले मैं आपको आसन दिखा देती हूँ कि ये परफॉर्म कैसे होना है। तो बिल्कुल दिस इज द चक्र आसन, इस तरह से हम चक्र आसन को करते हैं, जिसमें आपके दोनों हाथ जो होते हैं वो जमीन पर रेस्ट करते हैं, आपका पैर जो है वो भी जमीन पर रेस्ट करता है और यहाँ से आपका एक कर्व टाइप का बनता है। सो दिस इज द चक्र आसन। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स हैं, ओपन्स आर लंग्स, स्ट्रेचेस आर चेस्ट एंड शोल्डर, बिल्कुल अगर आप आसन देखें तो स्ट्रेस को चेस्ट, जो आपका चेस्ट है और शोल्डर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है इस आसन को करने पर, और लंग्स जो हैं वो ओपन होते हैं, तो बिल्कुल आपकी ब्रीदिंग टेक्निक को ये ज्यादा स्मूथ वे में कंट्रोल करता है। देन आते हैं रिफाइंस द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग सिस्टम जो है वो रिफाइन हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। मेक्स द शोल्डर ब्लेड्स, आपके शोल्डर्स को काफी कुछ एक पोजीशन प्रोवाइड कराता है। मेक्स द देन राइट्स आर्म्स, लेग्स, स्पाइन, बटक्स, द हार्ट एंड मसल्स ऑफ द हिप्स स्ट्रॉन्गर, आपकी रिस्ट जो है और आर्म्स हैं, लेग्स हैं, स्पाइन है, इन सारी मसल्स, इन सब में जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, क्योंकि ये जो आसन है ये काफी फ्लेक्सिबल है, तो बिल्कुल इसमें आपकी सारी मसल्स काफी एक्टिव हो जाती हैं। देन आते हैं स्टिमुलेट्स द थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका जो थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको काम करने के लिए और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, स्टिमुलेट करता है, यानी उनका फंक्शन स्ट्रॉन्ग बनाता है। देन आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो शुड नॉट बी डन बाय कार्पल टनल साइंड्रोम, यानी जिनके रिस्ट वगैरह में कोई दिक्कत है। कार्पल टनल साइंड्रोम मतलब होता है कि रिस्ट वगैरह ठीक से मुड़ती नहीं है या उसमें बहुत पेन रहता है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी कार्पल टनल साइंड्रोम कहलाती है, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए आसन, क्योंकि पूरी बॉडी का जो प्रेशर है वो आपके पैर और हाथ की कलाई पर, मतलब हाथ की जो कलाई है उस पर और पैर पर ही पड़ता है, तो बिल्कुल उस केस में नहीं करना चाहिए। बैक इंजरी है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई या लो की शिकायत रहती है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सर डाउन होता है इस आसन को करने पर। हेडेक है तो, डायरिया रहता है, हार्निया है, कोई ऑपरेशन हुआ है स्टमक का, हार्ट प्रॉब्लम है तो भी नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी आसन नहीं करना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिकेशंस हैं आपके। नेक्स्ट हम आते हैं गोमुख आसन पे। तो गोमुख आसन भी आपका किस तरह परफॉर्म होता है, लेट मी शो यू। दिस इज गोमुख आसन, जिसमें आप अपने एक पैर को इधर लेफ्ट साइड स्ट्रेच करते हो और एक को राइट साइड फोल्ड करते हो और दोनों हाथ जो पीछे हैं उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द गोमुख आसन। इसे जब हम ऊपर से वॉच करें तो ये जो इतना एरिया है ये गाय के मुंह का शेप बनाता है, इसीलिए इसे गोमुख आसन कहते हैं। तो इनके भी बेनिफिट्स देख लेते हैं।
सबसे पहला है आपका स्ट्रेदन द चेस्ट एंड ईज ब्रीदिंग। बिल्कुल आप देखें तो चेस्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रेदन हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि काफी आपके जो स्ट्रेच है, जो चेस्ट है उस पर काफी जोर पड़ रहा है, तो बिल्कुल आपके चेस्ट को अच्छा करेगा, आपकी ब्रीदिंग को आसान करता है। देन गेट रेड ऑफ स्टिफनेस ऑफ शोल्डर एंड बैक। अगर आपकी बैक और शोल्डर यानी कि आपका पीछे की जो हड्डी है और जो शोल्डर है उनको बहुत ज्यादा मुड़ने उड़ने में दिक्कत होती है, तो ये आसन अगर रेगुलर परफॉर्म किया जाए तो इस स्टिफनेस से भी आप निजात पा सकते हैं। देन रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग ऑफ मसल। आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके पैर की मसल्स जो हैं वो बहुत अच्छी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती हैं। रिलीफ फ्रॉम दी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो उस केस में ये आसन करने पर इससे भी आपको रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। देन आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, किनको ये आसन नहीं करना चाहिए, तो शुड बी अवॉइडेड बाय एलिमेंट्स ऑफ नीज एंड बैक एंड नेक। जिनको चोट है, कहीं घुटने की चोट है या बैक की कोई चोट है या गले की कोई चोट वगैरह है या कोई दर्द रहता है या उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो नहीं करना चाहिए आसन उन्हें। आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं, ओवरवेट इंडिविजुअल्स शुड स्टार्ट स्लोली एंड नॉट एक्सर्ट बियॉन्ड कंफर्टेबल लिमिट्स। यानी जो बहुत ज्यादा जिनका वेट है उनको स्टार्टिंग में ये आसन जब करें तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर ले और बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपनी बॉडी पर डालें, तो नहीं, कंफर्टेबल लिमिट के अंदर करना चाहिए, उसके बाहर आसन नहीं करना चाहिए। ये वाला धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ें। तो ये मैंने आपके साथ आज 4 आसन डिस्कस किए। अब इसके बाद मैं बाकी के आपके साथ 4 आसन अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, तो मेरा नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बाकी बचे आसन जो हैं हमारे अस्थमा से रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।